हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको थ्योरी समझ आ गई तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसके। तो देखो, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करने से पहले आपको केमिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स पता होना चाहिए थोड़ी बहुत। अब फिजिक्स वाले बच्चे तो बहुत खुश हो रहे हो कि हमें तो ऑलरेडी पता है, लेकिन केमिस्ट्री वाले डफर नहीं है, हमें भी पता है। चलो देखते क्या होता है। देखो, केमिकल अगर मैकेनिक्स के बारे में बात, सॉरी हाँ क्लासिकल बोलते हैं ना, मैंने केमिकल बोल दिया, सॉरी। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं तो हम क्लासिकल में किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? हम यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक बॉडी के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब मैक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कस कर रहे होते हैं हम जो भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और क्वांटम में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो किस पे करते हैं? माइक्रोस्कोपिक पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कस कर रहे होते हैं हम चीज़ें, ठीक है। तो मेन डिफरेंस है जो इसमें वो यही है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एग्जाम्पल समझाती हूँ मैं आपको। सपोज करो ये हमने कोई भी कंटेनर लिया वाटर का, इसके अंदर सपोज करो 1 मोल ऑफ H2 है, ठीक है। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि इसकी एंट्रोपी निकालो, एंथैल्पी निकालो, प्रेशर निकालो, वॉल्यूम निकालो, ठीक है। ये सब जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो पूरे इस कंटेनर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम कुछ भी निकाल रहे हैं, एंट्रोपी निकाल रहे हैं, एंथैल्पी निकाल रहे हैं, प्रेशर निकाल रहे हैं, तो जितने भी ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हमने बोला 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल है इसमें, 1 मोल तो नहीं बोलेंगे, मान लो 20 मोल्स ले लिया हमने, तो 20 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन अगर इसमें से ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, अगर इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल मैं निकाल लेती हूँ तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे हो गया? ऐसे हो गया, ठीक है। अगर हम सिंपल सिर्फ एक अकेले वाटर मॉलिक्यूल को पढ़ें तो हम वो किस में पढ़ते हैं? हम वो क्वांटम में पढ़ते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चीज़ें पढ़ रहे होते हैं वो हम क्वांटम में पढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ वाटर मॉलिक्यूल का हम बॉन्ड एंगल निकाल के बताओ मुझे, निकाल दोगे आप? फिर मैं बोला मैंने आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल लो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगी सिंगल मॉलिक्यूल को, तो वो भी निकाल दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ हम एक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो हमारा पूरा सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो बल्क के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जितना भी है सब कुछ उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे हम एक सिंपल मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो किसके बारे में कर रहे होते हैं? मोल्स के बारे में, ठीक है। मोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मोल्स मतलब एक मोल में कितने हो गए? 6.0 टू 23 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो हम वही डिस्कस कर रहे होते हैं यहाँ पे मोल्स के बारे में और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मेजर जो डिफरेंस होता है वो यही होता है इन दोनों में, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब आप बोलोगे इसमें स्टैटिस्टिकल थर्मो का यूज़ कहाँ हुआ? तो देखो, अगर मैं आपको बोलती हूँ एक वाटर मॉलिक्यूल लिया हमने, ठीक है, इसकी मैंने आपको बोला कि मुझे एंट्रोपी निकाल दो एक वाटर मॉलिक्यूल की, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल कि आपने एंट्रोपी निकाल दी, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास है ना 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो मुझे 100 मॉलिक्यूल्स की एंट्रोपी निकालो। पहले आपने एक वाटर मॉलिक्यूल की एंट्रोपी निकाल दी, ठीक है, इसको मैंने E1 से लिख दिया। फिर मैंने आपको बोला कि दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की एंट्रोपी निकालो, फिर आपने E2 से लिख दिया। फिर मैंने आपको बोला तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसको निकालो। सिमिलरली आप निकालते जाओगे, 100 वाटर मॉलिक्यूल्स की आप एंट्रोपी निकाल दोगे, ठीक है। तो जो इन सबका एवरेज लोगे आप, वो एवरेज होगा जो इन सबका, वो किसकी एंट्रोपी होगी टोटल? वो इस सिस्टम की एंट्रोपी होगी, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती है? स्टैटिस्टिकल थर्मो। स्टैटिस्टिकल थर्मो क्या होती है? यहाँ से लेके इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो स्टैटिस्टिकल थर्मो ही है हमारी। कैसे? देखो, क्वांटम में हमने डिस्कस क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बारे में, मतलब एक मॉलिक्यूल की हमने एंट्रोपी निकाल दी, ठीक है। अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनकी एंट्रोपी निकाल देते हैं सबकी और उसका एवरेज कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? क्लासिकल के इक्वल आ जाएगी। क्योंकि क्लासिकल में हम किसके में बात करते हैं? सब पूरे जो इसके अंदर है सारे मॉलिक्यूल्स, तो वो किसके अंदर आ जाएगी? क्लासिकल के अंदर आ जाएगी। तो हमने क्या किया? क्वांटम से हम निकाल के एक एक मॉलिक्यूल के हम किस पे चले गए? क्लासिकल पे चले गए। तो अगर एक एक मॉलिक्यूल्स के हम निकाल के क्लासिकल पे जा रहे हैं तो किसके थ्रू जा रहे हैं? एक ब्रिज के थ्रू जा रहे हैं, मतलब एवरेज के थ्रू जा रहे हैं। और एवरेज ही हमारा क्या, एक तरह से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, अब आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो बेसिकली जो सिंपल सी डेफिनेशन होगी क्या? ब्रिज बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। बस यही डिफरेंस है इसके अंदर क्लासिकल और क्वांटम में। और जो इसका बीच का ब्रिज है उसको हम क्या कहेंगे? हमारी स्टैटिस्टिकल थर्मो। देखो, एक बात और है, जो क्वांटम में हम निकालते हैं एनर्जी, वो एनर्जी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। लेकिन जो इसमें हम एनर्जी निकालते हैं वो क्या होती है? कॉन्टिन्यूस होती है। ये पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आपको याद रखना है, ठीक है।
अब ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है इसमें, इस चैप्टर में, वो है हमारी एंट्रोपी। तो देखो, एंट्रोपी निकालने से पहले आपको जानना होगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ तो सबको ही पता होता है, चाहे किसी ने कुछ पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन ये लॉ तो उसको अच्छी तरह से पता होता है क्योंकि उसने जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो जो थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है हमें, जो हमारी एंट्रोपी है किसकी, ये वर्ड याद रखना, प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो प्योर एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, प्योर और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसकी एंट्रोपी एट 0 केल्विन इज 0, मतलब 0 केल्विन पे जो उसकी एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से दो टर्म्स आ रही है, प्योर और परफेक्टली क्रिस्टलाइन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो प्योर इन द सेंस क्या होता है, देखो मैंने आपको बोला मेरे पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है, 1 लीटर पानी एक गिलास में, तो प्योर का मतलब क्या होगा, उस गिलास में सिर्फ और सिर्फ पानी ही होगा और कुछ नहीं होगा। प्योर का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बोला कि मुझे गिलास पानी दे दो, प्योर पानी देना, तो आप क्या दोगे, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अगर मैं उसके अंदर NaOH या NaCl ऐड कर देते, मान लो सॉल्ट ऐड कर दिया हमने उसके अंदर, तो मैंने आपको क्या बोला, अब ये प्योर नहीं रहना पानी, क्योंकि इसके अंदर क्या चला गया, सॉल्ट चला गया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला था, जो 0 केल्विन है, मतलब टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन होना चाहिए, और जो हमारा जो भी हमने सिस्टम लिया वो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसके अंदर कुछ और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होती है, 0 केल्विन पे कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब वो क्रिस्टल सॉलिड है जो परफेक्ट होना चाहिए, मतलब ये वाला परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम एक टर्म भूल जाते हैं वो क्या होता है, कॉम्पोजिशन एंड ओरिएंटेशन के बारे में हम डिस्कस करना भूल जाते हैं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इस चीज़ को कंसीडर नहीं करती है, जो डेफिनेशन है। अब हमें ये देखना है कि ये जो डेफिनेशन है वो इस चीज़ को कंसीडर क्यों नहीं कर रही है। देखो इसका जो सिंपल सा रीज़न है वो देखो मैं बताती हूँ आपको। देखो अगर मैं उसका एग्जाम्पल लेती हूँ CO मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब देखो CO मॉलिक्यूल है, उससे पहले CO मॉलिक्यूल से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारी जो एंट्रोपी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी क्या, रेसिड्यूअल एंट्रोपी, और एक होती है हमारी थर्मल एंट्रोपी, ठीक है। तो जो थर्मल एंट्रोपी हो रही है, थर्मल मतलब टेम्परेचर, थर्मल टेम्परेचर ही होता है, तो ये किससे रिलेटेड होगी, रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो ये तो 0 केल्विन पे जो एंट्रोपी होगी थर्मल एंट्रोपी, ये तो इक्वल टू आ गई हमारी 0 की। लेकिन जो रेसिडुअल एंट्रोपी है वो कुछ ना कुछ होती है, और वो रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होती है वही हम किससे समझेंगे, CO का एग्जाम्पल समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि CO का मोलिक्यूल है, ठीक है, ये सिस्टम है, इसके अंदर मैंने बोला कि हमारे पास 9 CO के मोलिक्यूल्स हैं। तो देखो हम ऐसे जाएंगे तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऐसे जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीजन का साइज होगा वो कार्बन से छोटा होगा, तो मैंने कार्बन ऐसे बना दिया और ऑक्सीजन ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। एक सिस्टम तो मैंने ये बना दिया, और एक सिस्टम मैंने कैसे बनाया है, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या है, ये जो ये वाला है ये मैंने ऐसे बनाया, और इसमें कैसे बनाया, ऐसे बनाया। मतलब जो हमारा CO मॉलिक्यूल है वो 2 तरह से अरेंज कर सकता है अपने आप को, ठीक है। एक तो या फिर ऐसे अरेंज कर ले या फिर ऐसे अरेंजमेंट कर ले। तो जो इसकी अरेंजमेंट होंगी ये कितनी होगी, 2, मतलब 2 होगी इसकी अरेंजमेंट। तो हमने वही बोला है कि जो हम बात कर रहे हो तो ओरिएंटेशन की, वो थर्ड लॉ कंसीडर नहीं करता होता है। तो जो ओरिएंटेशन हुई इसकी CO मॉलिक्यूल की वो तो 2 होगी, और उसने कंसीडर नहीं किया है। तो यहाँ पे जो टर्म आती है, जो कंसेप्ट आता है वो किसका आता है, रेसिडुअल एंट्रोपी का। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी बची हुई है वो क्या होती है, रेसिडुअल एंट्रोपी होती है, ठीक है। देखो एंट्रोपी बेसिकली क्या होती है हमारी, एंट्रोपी को हम क्या बोल सकते हैं, रेंडमनेस, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेंडमनेस हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, हमें पता है, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो टेम्परेचर कुछ है ही नहीं, तो रेंडमनेस क्या होगी हमारी, कितनी होगी, 0। तो इसलिए जो एंट्रोपी होती है वो कितनी होगी हमारी, 0 होगी। किस पे, 0 केल्विन पे। कौन सी एंट्रोपी, जो हमारी थर्मल एंट्रोपी है, ठीक है। लेकिन जो रेसिडुअल एंट्रोपी है इसमें किस चीज़ का कंसेप्ट आता है, इसमें आता है ओरिएंटेशन का कंसेप्ट आता है। और ओरिएंटेशन तो हमें पता है, देखो 2 टाइप्स ओरिएंटेशन हो रहे हैं, और ओरिएंटेशन कभी भी हमारी 0 नहीं हो सकती है। ओरिएंटेशन कुछ ना कुछ तो होगी ना स्पेस में, इसलिए जो ओरिएंटेशन वाली रेसिडुअल एंट्रोपी है ये कुछ ना कुछ एंट्रोपी आएगी। अब देखो जो रेसिडुअल एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, S इज इक्वल टू R/LN/W, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, R बोल लो या फिर यहाँ पे हम S इज इक्वल टू KB/LN/W बोल देते हैं। ये बस मॉल और जो मॉलिक्यूल का कंसेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग R एंड KB
डिस्टिंग्विश हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या लिखते हैं R/Na इज इक्वल टू के बी। तो हम अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे क्या टर्म यूज करते हैं, के बी यूज कर रहे, मतलब अगर हम एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारा गैस कांस्टेंट था उसको हमने Na से डिवाइड करवा दिया, मतलब एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करवा दिया है। और अगर मैंने इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करवा दिया तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें एक मोल के बारे में बात करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो हमारा जो सिंपल सा फॉर्मूला आ गया वो क्या हो गया, RLNW। तो यहाँ पे जो S है, देखो S क्या हो गया, हमारी एंट्रोपी होगी, ठीक है। W क्या हो गया हमारा, W, अब W के बहुत सारे नियम होते हैं, वो आपको याद रखें। देखो W के नियम होंगे जो स्पेस में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। या आप इसको क्या बोल सकते हो, डीजनरेसी वो भी बोल सकते हो। जो हमारी स्पेस में डीजनरेसी, आपको ये भी बोल सकते हैं कि डीजनरेसी बताओ कितनी होगी, या स्पेस में अरेंजमेंट्स बताओ, या ओरिएंटेशन बताओ, ठीक है। तो इन 3 टर्म से W को बोला जा सकता है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, ये मैंने एक बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ पे मैंने लगाया F और यहाँ एक गैप लगाया F। तो मैं आपको बोलूँ कि ये कितने अरेंजमेंट में बन सकता है, तो आप क्या कौन से अरेंजमेंट बना सकते हो। देखो मैंने क्या किया, इस F को यहाँ पहुँचा दिया और इस F को यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। तो एक F यहाँ पहुँच गया और ये वाला नेक्स्ट पे पहुँच गया, ठीक है, ये बन सकती है। फिर मैंने क्या किया, इसको नेक्स्ट पोजीशन पहुँचा दिया, इसको उससे नेक्स्ट पोजीशन पहुँचा दिया, F एंड ये F। फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ पहुँचा दिया और इसको यहाँ पहुँचा दिया, तो F एंड F। तो देखो ये A B C एंड D, तो A और D है जो ये ओरिएंटेशन, ये दोनों क्या है, सेम ही तो है। हमें क्या पता कौन सा क्या है। अगर हम नंबरिंग करते हैं, मान लो F1 F2, तब भी क्या फर्क पड़ेगा, है तो पोजीशन पे Fe फ्लोरीन ही प्रेजेंट है। तो इसमें जो अरेंजमेंट्स होगी, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे अरेंजमेंट्स कितनी होगी, तो आप कितनी बोलोगे 1 2 एंड 3, क्योंकि A एंड D तो सेम ही हो गए। तो यहाँ पे कितनी अरेंजमेंट्स होगी, हमारी 3 अरेंजमेंट्स होगी, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे F है एंड यहाँ पे F है, तो इसमें बताओ मुझे कितनी अरेंजमेंट्स होगी, तो आप कैसे बता सकते हो। देखो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसको अगले पोजीशन में पहुँचाना है और इसको अगले पोजीशन में पहुँचाना है। तो पहुँचा के देखो क्या बनेगा, देखो ये यहाँ पे गया ये वाला F और ये वाला से नीचे आया, ठीक है। फिर क्या बनेगा, इसको यहाँ पहुँचा दो और इसको यहाँ पहुँचा दो, ये F एंड ये F, ठीक है। फिर एक और कर सकते हैं हम, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो F एंड F। फिर एक और भी तो कर सकते हैं हम, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ कर दो, ये F हो गया, ये F हो गया। फिर एक और करो, इसको यहाँ ये F एंड ये F। फिर करो इसको यहाँ F एंड F। अब देखो ये A B C D E F G, ठीक है। अब देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अब देखो G और A है, A इज इक्वल टू G हो गया ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम ही तो है। तो जो हमारी ओरिएंटेशन होंगी स्पेस में, W की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो W की वैल्यू आ जाएगी 6। और मैं अगर आपको बोलूँ कि यहाँ पे मुझे एंट्रोपी बताओ कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, S इज इक्वल टू K ln W। तो S इज इक्वल टू K ln 6। तो जो यहाँ पे एंट्रोपी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, S इज इक्वल टू K ln 6, ठीक है। तो यही था हमारा क्या एंट्रोपी कॉन्सेप्ट, और हमने इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।